राम राम दोस्तों, आप सबको, आप सभी राष्ट्रभक्त और देशभक्त लोगों को कभी कभी ये सोचते होंगे आप लोग कि ये विपक्ष वाले इतना उपद्रव मचाए हुए हैं, इतनी हो हल्ला करते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं मोदी जी को, फिर भी मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कारण है? मोदी जी तो चुप रहने वाले आदमी हैं नहीं, वो हमेशा जवाब देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो सिर्फ एक बीजेपी के लीडर नहीं है। तो उन्होंने शपथ ली है संविधान की, उसके अनुसार काम करना है। तो बहुत कुछ वो चाहते हुए भी डायरेक्टली नहीं कर सकते उतना खुल के। अपोजिशन वालों ने तो कोई शपथ नहीं ली हुई है ना, तो वो बस जो मर्जी करते रहें, भगते रहें। लेकिन वो सब नपेंगे, एक एक करके सारे के सारे नपेंगे, क्योंकि सब ने ऐसे ऐसे गुनाह किए हुए हैं कि जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अभी तक चल गया क्योंकि मोदी जी जैसा कोई आया नहीं था। तो आज के जो वीडियो का मैंने जो टाइटल रखा है, मोदी जी चुप क्यों हैं, भारत और दुनिया में क्या होने वाला है, हमारा निकट भविष्य कैसा है, 2024 में चुनाव होगा या नहीं, संविधान के अनुसार, बाकी परिस्थितियों के अनुसार तो होना चाहिए। फिर ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है। और तीसरे विश्व युद्ध में भारत का क्या रोल होगा, भारत का योगदान क्या होगा, और भारत सम्मिलित होगा उसमें या नहीं होगा, और क्या भारत के अंदर गृह युद्ध जैसी कोई स्थिति बन रही है, अगर बन रही है तो उसका नतीजा क्या होगा। ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो आप में से कई लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। तो इसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी थोड़ा सा इस पर खोजबीन की, और फिर कुछ लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आगे जाने के पहले इतना आपको बता दूँ कि मोदी जी किसी और दुनिया में खेल रहे हैं, और ये जो कुत्ते बिल्ली की तरह जो भौंक रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं अपोजिशन वाले, ये सड़क छाप काम कर रहे हैं, बहुत नीचे स्तर का काम कर रहे हैं। मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर काम कर रहे हैं। तो वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर इस पर ध्यान देंगे तो फिर उधर का काम इफेक्ट होगा, वो प्रभावित होगा, जो वो करना नहीं चाहते। तो देखते हैं कि भारत की अभी क्या क्या इमीडिएट, मतलब अभी हाथ में जो सामने जो चिंताएं क्या क्या हैं भारत की, और उसमें भारत कैसा कर पाएगा वो देखेंगे। तो सबसे बड़ी चिंता अभी जो पूरी दुनिया में चल रहा है कि रिसेशन या मंदी का दौर शुरू हो चुका है। हर जगह की इकोनॉमी नीचे जा रही है, कुछ जगह की ऑलरेडी नेगेटिव में जा चुकी है, कुछ जगह जो है 1% या 1% से नीचे या 2% ऐसे जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जो पहले बेहतर। महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका जैसे देश में जहाँ महंगाई दर हमेशा 1% के आसपास होता है या उससे नीचे होता है, वहाँ पर अभी 7.5% के आसपास चल रहा है। यूके वगैरह में जो महंगाई दर काफ़ी कम होता है, अभी 19-20% पर चल रहा है। बाकी पाकिस्तान वगैरह की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बर्बादी की तरफ वो लोग जा चुके हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था अभी जो है, अभी जो लास्ट तिमाही जो है वो 6.1% आया था। पिछले साल का देखें तो
समथिंग था, 7.1 था शायद ग्रोथ रेट। कोविड से निकलने के बाद, कोविड के समय हमारी अर्थव्यवस्था -20% पर थी। आप खाली 7.1, 6.1 मत देखो, कहाँ से निकल के आए हैं। और वो तब जबकि लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, उसके बावजूद 6.1% हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है अभी। पर कैपिटा जो काफ़ी अच्छा है, परचेजिंग पावर अभी, तो वो सब में ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसका इफ़ेक्ट भारत पर भी पड़ता है। भारत अपने आप को अलग थलग नहीं कर सकता पूरी तरह से, लेकिन मोदी जी का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है, ध्यान है कि उनका इंडियन इकोनॉमी को जितना आइसोलेट किया जा सके, वो उस झटके से जितना ज़्यादा शॉक ऑब्जर्वर डाल सकते हैं बीच में, जिससे कि भारत की कमर ना टूटे। देखो, अमेरिका हो गया, बाकी जो देश हैं वहाँ की पॉपुलेशन कम है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है तो हालात बहुत बुरे हो सकते हैं, बहुत बुरे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। सबको खाना खिलाना ये छोटी सी बात नहीं है, सबके पास खाने का सामान होना। बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ या उससे कम है, वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी चिंता अभी प्रधानमंत्री की या हमारे देश की है, अर्थव्यवस्था को संभालना, बचा के रखना। दूसरा है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। मिजोरम में आप देख रहे हैं, चाइना म्यांमार के थ्रू कितना सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ऑलरेडी शुरू हो चुका है जहाँ तहाँ पॉकेट्स में। लेकिन अभी जैसे राम मंदिर के इशू पर, फिर अभी आपने सुना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, वो आने वाला है ये मानसून सत्र में। तो उसके बाद भी ये लोग उठापटक करने की कोशिश करेंगे, दंगे फैलाने की कोशिश करेंगे। बंगाल की हालत आप लोग डेली न्यूज़ में देखते होंगे कि वहाँ पर इवन पंचायत के चुनाव के लिए बमबाजी चल रही है, खूब बम फेंक रहे हैं लोग। तो स्थिति काफ़ी भयावह है कुछ जगहों पर, खास करके नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि वहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स हो चुके हैं कन्वर्ट होकर के, और वो लोग अब बहुत तंग कर रहे हैं वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उन लोगों को, और इसकी परेशानी बढ़ रही है। चाइना उसमें जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो अभी शांत थे, उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि म्यांमार में आर्मी रूल है और आर्मी जो है वो चाइना सपोर्टेड है, वो आपस में काफ़ी मिले जुले हैं। तो गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है कहाँ कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में ये वेस्ट बंगाल हो गया, फिर वहाँ से निकल करके आपका झारखंड होते हुए बिहार में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में कोशिश करेंगे ये लोग ज़रूर, क्योंकि वहाँ पर भी मुस्लिम का अच्छी खासी संख्या है मुसलमानों की। दिल्ली में होने की संभावना है। तो लेकिन दिल्ली वगैरह में, उत्तर प्रदेश वगैरह में कंट्रोल हो जाएगा जल्दी। बंगाल में जो हालत जो है ना ज़्यादा बिगड़ेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार जो है वो, उसको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, वो खाली वोट बैंक देखती है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मोदी जी का ध्यान है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अब यूक्रेन वार चल रहा है अभी, रसिया और यूक्रेन का, और इनडायरेक्टली देखें तो उसमें अमेरिका है और यूरोप भी उसमें शामिल हो चुका है, आर्म सप्लाई कर रहा है। लेकिन यह स्थिति बिगड़ेगी और कुछ सालों के अंदर एक्चुअल विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। तो उसके लिए भारत की क्या तैयारी है, क्योंकि इसमें भारत कूद सकता है। तो उस समय भारत के पास रिसोर्सेज
उतने आर्म्स, वो टेक्नोलॉजी, वो सब तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो भारत पिछड़ जाएगा और दब जाएगा। वहाँ पर चाइना मौका नहीं गंवाएगा। तो ये बहुत बड़ा खतरा है विश्व युद्ध, और उसके पहले भी। कब तक विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा पूरी तरह से खुल के, और भारत उसमें कब तक घुसेगा, ये सब देखेंगे। दूसरा है कि मोदी जी के दिमाग में या उनके कार्यकलाप में सनातन धर्म का उत्थान एक प्रमुख विषय है। प्रमुख क्या, सबसे प्रमुख बोल सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हम डेमोक्रेसी में हैं, तो आपको पता है कि इसकी लिमिटेशंस हैं, इसके बाधाएं हैं इसमें बहुत सारी। तो फिर भी जितना हो सकता है मोदी जी कर रहे हैं, और इसमें 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद 2026 के आसपास, 25 अंत 26 के शुरुआत में, जब इनका 75 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो संभावना है मोदी जी राजनीति से संन्यास लेंगे, और उसके बाद योगी जी को सत्ता सौंपेंगे। इस पर काफ़ी प्रेडिक्शंस, काफ़ी रिसर्च हो चुका है, और सारे जन्म कुंडलियाँ इनका, योगी जी का और भारत का, सबका मिला जुला करके जब स्टडी किया गया है, तो यही लग रहा है कि 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में मोदी जी योगी जी को भारत की कमान सौंपेंगे, और उसके बाद जो है भारत सनातन की ओर काफ़ी तेज़ी से अग्रसर होगा। और मोदी जी का तो ये सपना है कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु या एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट करना है, और विश्व गुरु का पोजीशन भारत को दिलाना है। उसके लिए आपका एजुकेशन सेक्टर में काम चल रहा है, जो सिलेबस वगैरह है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट है। तो ये सब पर काफ़ी लेवल से, डिफरेंट लेवल में काम चल रहा है। इसके लिए मोदी जी की एक कोर टीम है, जो शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वो सारे मतलब करोड़ों का जॉब छोड़ करके मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं, करीब करीब 500 लोग, सब अमेरिका में या यूके में या ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े पोस्ट पर काम कर रहे थे। पॉलिटिकल पोस्ट नहीं, साइंटिफिक, जो आईटी सेक्टर के हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, या जो स्पेस सेक्टर के हैं, या डिफरेंट टेक्नोलॉजी फील्ड्स हैं। वो सारे के सारे अपना जॉब छोड़ के, जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, वो लोग आए हुए हैं। लगभग 485 के आसपास की टीम है इनकी, जो पब्लिक में नहीं आती है। वो इनकी कोर टीम है मोदी जी की, और वो रात दिन काम कर रहे हैं कि कैसे भारत को संभालना है। ये जो खतरा है, चारों तरफ आग का दरिया है, उसके बीच से निकल के आना है। पूरी दुनिया आग का दरिया अभी बन रही है, एक भट्टी बन रही है, और उसके बीच भारत को जाना ही पड़ेगा, और उससे फिर सही सलामत अग्नि परीक्षा देके वापस निकल के आना है। ये सब चुनौतियां हैं। इसलिए मोदी जी ये फालतू की चीज़ों में, ये विपक्ष वाले जो भाव कर रहे हैं, उस पर वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, वो देख भी नहीं रहे उस तरफ। उसके लिए हैं लोग, और इसलिए मोदी जी की कोर टीम भी जो है, वो सब ये सब में बहसबाजी में आप देख रहे हैं। ट्विटर वगैरह पर भी ज़्यादा रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको। ये लोग क्या क्या ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से उस लेवल का ट्रेंड नहीं चलता है। तो आप लोग इस भुलावे में मत आइए कि एक्चुअल में काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अंडर करंट, अंडर द ग्राउंड काम चल रहा है। आपको बाहर में दिखाई नहीं दे रहा है। आपको तब दिखाई देता है जब फैसले हो जाते हैं
और सामने आते हैं। जैसे अभी यूसीसी का, उस पर काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, अभी सामने आ गया है। ये अभी मानसून सत्र में इसको प्रेजेंट किया जाना है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही बहुत हर चीज़ पर काम चल रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मोदी जी की एक स्किल है इनका कि सीक्रेट रखते हैं हर चीज़ को, वो ज़रूरी है, नहीं तो उसका विरोध शुरू हो जाता है यहाँ पर, तो खुलेआम करना मुश्किल है। तो इसलिए बहुत कुछ चल रहा है, तो घबराइए मत। आप सभी सनातनी जो हैं, आप ये मान के चलिए कि आपसे, हमसे सबसे ज़्यादा चिंता मोदी जी को है। मोदी जी को और कोई काम नहीं है, उनको अपने बच्चे नहीं है, उनको अपने परिवार नहीं है, किसी के लिए नहीं, वो सिर्फ देश के लिए जीते हैं। तो इसलिए कभी भी मोदी जी पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप उतना एग्रेसिव मत बनिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो निकाल दीजिए इस बात को। चलिए अब भविष्यवाणी की तरफ देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये जो है, ये एस्ट्रोलॉजी किया है हमारे एक एस्ट्रोलॉजर हैं PVR नरसिम्हा राव। ये अमेरिका में हैं, आंध्रा से हैं ओरिजिनली, अभी अमेरिका में हैं। वहाँ पर एक सेमीकंडक्टर कंपनी है बड़ी सी, उसके इंजीनियरिंग सेक्टर के मैनेजर हैं सेक्शन में। उन्होंने IIT मद्रास से IIT किया हुआ है। उसके पहले संस्कृत में उनको, जब 10-11 साल के थे उस समय उन्होंने संस्कृत में विशारद वगैरह की डिग्री ली हुई है। और उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो वो काफ़ी पहुँचे हुए ज्योतिषाचार्य हैं। और ये पूरा क्रेडिट जो भी यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, या आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे, ये पूरा का पूरा क्रेडिट इनको जाता है। मेरा अपना कुछ नहीं है इसमें, मैं सिर्फ, उन्होंने इंग्लिश में किया हुआ है, मैंने उसको हिंदी में यहाँ पर प्रेजेंट किया है आप लोगों के सामने। तो उन्होंने 2020 से लेकर 2040 के बीच भारत की क्या स्थिति रहने वाली है, भारत का क्या पोजीशन रहने वाला है विश्व पटल पर, उसके बारे में प्रेडिक्शन किया हुआ है। तो 2020 के अंत से लेकर 2022 के मध्य तक जो प्रेडिक्शन उन्होंने किया था, उसके अनुसार कठिनाइयों से भरा हुआ, परंतु अंत तक सब कुछ संभल जाएगा। जो हमने देखा है, कोविड का समय आया, सब कुछ संभल चुका है, इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ चुकी है। उसके बाद 2022 से 2025 ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, बहुत समय, ये काल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फाउंडेशन बन रहा है, सम्मान में काफ़ी वृद्धि होगी भारत के नेचुरल रिसोर्सेज में लाभ होगा। आपने देखा है लिथियम वगैरह का भंडार मिला है और भी मिल रहे हैं। इसके साथ साथ भारत को कुछ क्षेत्रफल मिलने की संभावना है। ये क्षेत्रफल, अब ये देखने की बात है कि ये PO के साइड से है या किसी और जगह पर है। किसी और जगह पर होने का मतलब है कि म्यांमार वाले बड़े तंग कर रहे हैं, हो सकता है उस साइड में कुछ हो जो कोई सोच नहीं सकता उसके बारे में, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन संभावना है, योग बन रहा है कि 2022 और 2025 के शुरुआत के बीच भारत को काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं और ज़मीन, क्षेत्रफल प्राप्त हो सकते हैं जो अभी भारत के अंदर में नहीं है, वो मिल सकते हैं, इसकी संभावना बन रही है। फिर इन्होंने प्रेडिक्शन किया है 2025 से लेकर 2028 के बीच, 2025 शुरुआत से लेकर 2028 के शुरुआत के बीच में। इस समय भारत की इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ेगी, अभी जिस गति से बढ़ रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। और इसी समय योगी जी पिक्चर में आएंगे 26 के आसपास, 2026 के शुरुआत में। तो तेजस्वी और प्रभावी शासन होगा उस समय,
काफ़ी प्रभावी शासन होगा, एक शक्तिशाली, और भारत का वैश्विक प्रभाव जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। कोई अगर भारत से डिसएग्री भी करता है तो वो भारत का विरोध नहीं करेगा, भारत उसमें जो चाहेगा वो कर सकता है, वैसी स्थिति होगी भारत की। तो भारत का डंका बजेगा उस समय। अब आती है इस बीच में आपका 2025 से 28 के बीच में छिटपुट ये जो बाकी चीज़ें हैं वो चल रही हैं, झड़प वगैरह। 2028 के आसपास, और अब बोलिए 2029 के आसपास, भारत विश्व युद्ध में डायरेक्ट घुसेगा, खुद से नहीं घुसेगा, खुद से नहीं घुसेगा। भारत के ऊपर पहले आक्रमण होगा, जो जिसमें पाकिस्तान पहले अटैक करेगा भारत के ऊपर। पाकिस्तान तो इससे लग रहा है कि POK का ही ये जो क्षेत्रफल प्राप्त होने की बात है वो POK ही लग रहा है, क्योंकि उसका रिटेलिएशन जो है 2028 के आसपास पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा और चाइना उसके बाद उसमें कूदेगा, भारत रिटेलिएट करेगा, इसमें भारत को नुकसान भी होगा, लेकिन अंत सुखद होगा, भारत विजयी रहेगा। शुरुआत में भारत को नुकसान होगा, बाद में रिटेलिएशन होगा। तो ये 2022 से लेके 28 ये जो 6 साल है जो अभी चल रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर जगह पर भारत डेली या हर सप्ताह कोई ना कोई मिसाइल, कोई ना कुछ टेस्ट करते जा रहा है। भारत प्रिपरेशन कर रहा है उस चीज़ के, जमा कर रहा है हथियार को, क्योंकि मोदी जी एक दूरदृष्टा हैं, वो बहुत दूर की 100 साल आगे की सोचते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। तो मोदी जी को दिखाई दे रहा है ये चीज़, वो गेस कर पा रहे हैं, उनके ऊपर भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि वो बहुत कुछ देख पाते हैं जो हम और आप नहीं देख सकते, वो फील कर सकते हैं उस चीज़ को, और उसी की तैयारी में वो लगे हुए हैं। इसीलिए अभी जैसे जा रहे हैं अमेरिका, तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट आर्म्स डील्स साइन होने वाले हैं अमेरिका के साथ। तो आप ऐसे देखेंगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, जहाँ पर भारत आर्म्स को एक्वायर कर रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी है, सब कुछ बहुत तेज़ी से भारत वृद्धि करेगा इसमें। तो ये 2022 से लेकर 2028 का जो समय है ना, ये बहुत क्रिटिकल है, और इसके बीच में आता है 2024 का चुनाव। तो आप सब, हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक चट्टान की तरह इनके साथ खड़े रहें, बाकी सब चीज़ भूल जाइए, आंख बंद कीजिए और बस सपोर्ट करते रहिए, नहीं तो देश को कोई नहीं बचा सकता। 2028 के बाद भारत, जैसे बताया मैंने, कि वो इसमें कूदेगा युद्ध में। वो भी पहले पाकिस्तान अटैक करेगा, फिर चाइना उधर नॉर्थ ईस्ट लद्दाख एरिया में, उस साइड में हिमालयन रेंज में चाइना परेशान करना शुरू करेगा और भारत को कूदना पड़ेगा। और 2031 और 34 के बीच वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, और उस समय पुनर्निर्माण जो भी लॉसेज हुआ है वो सब रिकवरी शुरू हो जाएगी और काफ़ी तेज़ होगी, क्योंकि भारत उसके लिए तैयारी पहले से कर रहा है कि ये सब होगा। आपने देखा अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, 48-49-50 घंटे के अंदर, इतना मेजर एक्सीडेंट के बाद सब कुछ ट्रैक पर था। तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी होती है, सरप्राइज़ नहीं होना है। तो मोदी जी उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो 31 और 34 के बीच में जो है ना, पुनर्निर्माण काफ़ी तेज़ी से चलेगा, और उस समय 34 के अंत से लेकर 2039 तक, 2039 मध्य, इस समय
भारत के अंदर राष्ट्रवाद और सनातन पीक पर चला जाएगा। जो 1947 में आज़ादी के समय हर आदमी जो फील करता था, वहाँ पर कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सब देश के लिए लड़ना चाहते थे। वो एक भावना थी। उससे ज़्यादा राष्ट्रवाद लोगों के अंदर आएगा और भारत सही में विश्व गुरु की तरह निकल के आएगा। इस समय अमेरिका वगैरह जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। अमेरिका की स्थिति काफ़ी ख़राब होगी, यूके वगैरह की स्थिति काफ़ी ख़राब होगी। चाइना कई टुकड़ों में बँट चुका होगा। ये वर्ल्ड वार के बाद चाइना में इतनी बुरी हालत होगी कि वो संभाल नहीं पाएंगे और चाइना कई टुकड़ों में बटेगा। तिब्बत चाइना से अलग होगा। अब ये देखना है कि तिब्बत भारत के साथ जुड़ेगा कि अकेला रहेगा, वो देखने की बात है। इसमें प्रेडिक्शन में इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन चाइना इस वर्ल्ड वार में कई टुकड़ों में विभाजित होने वाला है, कई देश बन जाएंगे उसके अंदर से। पाकिस्तान की तो हालत बहुत बुरी होने वाली है तो उसके बारे में तो प्रेडिक्ट करना ही बेवकूफ़ी है कि वो क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता। हो सकता है कि भारत में सम्मिलित हो जाए, मतलब पता नहीं, उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन इन्होंने किया नहीं है। ये तो इनके प्रेडिक्शन है, लेकिन इन्होंने 2023-24 के लिए भी एक अलग से प्रेडिक्शन किया है। ये मैंने ब्रॉड लार्जर स्केल पर 20 साल के टाइमलाइन पर ये प्रेडिक्शन सुन के दिखा है। उन्होंने 2023 के लिए अलग से प्रेडिक्शन किया है, 23-24 के लिए, जिसमें वो बोल रहे हैं कि रूस और अमेरिका के साथ भारत के अच्छे संबंध बनाए रहेंगे, क्योंकि इस समय रूस और अमेरिका के साथ रूस और अमेरिका आपस में फिर से कोल्ड वॉर की स्थिति आ चुकी है और इसमें भारत दोनों के साथ संबंध बना के रखेगा। हालांकि चाइना और रूस का जो संबंध है वो काफ़ी प्रगाढ़ होगा इस समय में। वैश्विक पटल पर भारत का सम्मान बढ़ेगा काफ़ी। मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए घरेलू और विदेशी देश विरोधी ताकतें हुड़दंग मचाएंगे और इसके लिए आपको पता है कि जॉर्ज सोरोस ने अकेले $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ के आसपास वो फंड लगा रहा है केवल मोदी जी को हटाने के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देश विरोधी ताकतें किस लेवल तक पहुंची हुई है मोदी जी को सत्ता से दूर रखने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी अगर वापस जीत के आ गए थर्ड टर्म में तो कई जितने विपक्षी पार्टियां हैं, इन लोगों की दुकानें तो ऐसी बंद होने वाली हैं, जो देशद्रोही लोग हैं उनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। बीजेपी को चुनावों में जो स्टेट इलेक्शंस जो अभी आने वाले हैं दिसंबर वगैरह में, उसमें कुछ में असफलताएं मिलेंगी। एक कर्नाटक में हो चुका है और कुछ में सफलताएं मिलेंगी। सफलताएं ज़्यादा होंगी, असफलताएं कम होंगी। तो मिक्स्ड साल रहने वाला है बीजेपी के लिए। राहुल गांधी की पदयात्रा से कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इलेक्शंस में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सितंबर 2023 के बाद, सितंबर 2023 तक मोदी जी और अमित शाह के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लेकिन सितंबर 2023 के बाद मोदी और अमित शाह जी की स्थिति में काफ़ी सुधार आएगी और निरंतर अच्छी होती जाएगी। मतलब सितंबर के बाद इन लोगों की स्थिति, बीजेपी की स्थिति इम्प्रूव करती जाएगी। तो मध्य प्रदेश का भी इलेक्शन है जिसमें लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी हार सकती है। देखते हैं, इसमें मिक्स्ड बता रहा है, हो भी सकता है। अरविंद केजरीवाल का विनाश या खात्मा 2023 के जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएगा, ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और 2023 जुलाई अगस्त के बाद ये केजरीवाल पूरी तरह से पॉलिटिक्स में बर्बाद होगा। ममता बनर्जी का भी बुरा समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी और उसका अंत भी पॉसिबल है, हो सकता है। ये अगर गृह युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है तो प्रेसिडेंट जरूर लगेगा और ममता बनर्जी का पॉलिटिकल करियर ख़त्म होगा।
ये संभावना बन रही है। जगन मोहन रेड्डी जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो PR एक्सरसाइज, प्रचार वगैरह काफ़ी करके वो उसकी वजह से अगला इलेक्शन जीत पाएंगे। मतलब वो अपना इमेज जो है बरकरार रखेंगे और उसकी वजह से, हालांकि अंदर से वो बहुत कुछ हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, नाम तो जगन मोहन रेड्डी है लेकिन है क्रिश्चियन। फिर भी वो BJP के साथ खास के सेंटर में अच्छा संबंध रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि BJP से, सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा लेके मुश्किल हो जाएगा उनको। KCR तेलंगाना का जो चीफ मिनिस्टर है, उनको काफ़ी मुश्किलें आएंगी बीच में, बट सरकार बचा लेंगे वो। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी गति से प्रगति करती रहेगी, ये प्रेडिक्शंस हैं। तो ये सब प्रेडिक्शंस PVR नरसिम्हा राव जी के हैं और उनको मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ। उनका ओरिजिनल वीडियो का 2 वीडियो मैंने जिसको देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर जाकर देखें। वो इंग्लिश में है, तो इसलिए मैंने उसको हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके डाला हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो आपको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का फ्यूचर के बारे में बनाने जा रहा हूँ। ये कब तक है और इनके क्या ये ख़त्म होने वाले हैं या कंटिन्यू करने वाले हैं, अगर करने वाले हैं तो कब तक के लिए। तो इस पर नेक्स्ट वीडियो आज शाम तक या कल सुबह तक मैं ज़रूर बना डालूँगा। तब तक के लिए आप लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत हिंदू राष्ट्र की जय। मोदी जी का साथ बिल्कुल मत छोड़ना। अपने आसपास रिश्तेदार, जान पहचान, जिसको भी आप जानते हो, मेक श्योर आप ये इस बात के खुद अपने स्तर पर एक कार्यकर्ता की तरह काम करके आप ये इंश्योर कीजिए कि ये देश विरोधी ताकतें देश पर हावी नहीं हो पाए। नहीं तो भविष्य में जो होने वाला है ना, बहुत बुरा हो सकता है। एक गलती देश को रसातल में ले जाएगी, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। चाइना उस चीज़ के ताक में है, इसीलिए संभल जाइए और चट्टान की तरह मोदी के साथ जुड़ जाइए। यही ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, हमारे पास। चलो, हर हर महादेव।